हमारा आज का पहला टॉपिक ये है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तो मान लेते हैं हमारा एक फ्रेम है एस और इसमें कोई रॉड है। अब एस फ्रेम हमारा रेस्ट में है, ठीक है। तो हम इसकी रॉड में जो ये एंड है, इस एंड की पोजीशन मान लो x1 है और इस एंड की पोजीशन x2 है। तो x2 और x1 का जो डिफरेंस निकालेंगे इसको ही हम डेल्टा x कहेंगे और यही हमारा इस रॉड की प्रॉपर लेंथ कहलाएगा L नॉट, है ना। जो कि रेस्ट लेंथ भी आप कह सकते हो कि जब रॉड रेस्ट पे थी तो इसकी ये लेंथ थी। अब कोई दूसरा फ्रेम है एस डैश, जिससे इंसान मूव करता हुआ जा रहा है और इसको देख रहा है, ठीक है। अब वो इसकी लेंथ को मेजर करना चाहता है। तो लेंथ मेजरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेंथ आप तभी मेजर करेंगे या आप करेक्ट लेंथ तभी मेजर करेंगे जब आप जो भी लेंथ आप मेजर कर रहे हैं उसके दोनों एंड का कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली मेजर करें, तब आप लेंथ सही मेजर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो डेल्टा टी है, मतलब जो डेल्टा टी डैश होना चाहिए इस फ्रेम के लिए, क्योंकि इस फ्रेम में जो पर्सन है वो इसकी लेंथ को और मेजर तभी करेगा जब x2 और x1 यानी या ये कह दो a और b और a दोनों एंड्स को साइमल्टेनियस मेजर करेगा, तब ये इसकी लेंथ को मेजर कर पाएगा। तो इस फ्रेम के लिए एस डैश के लिए डेल्टा टी डैश यानी साइमल्टेनियस मेजरमेंट लेना है ना, तो डेल्टा टी डैश क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि ये पर्सन, यहाँ पे जो पर्सन है और जो ऑब्जर्वर है एस डैश में, वो इसकी लेंथ को ऑब्जर्व तब करेगा जब ए से और बी से दोनों से आने वाले सिग्नल एक साथ इस पे पहुंचे, यानी दोनों से आने वाली न्यूज एक साथ यहाँ पे है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि ये इसकी लेंथ को मेजर कर रहा है। तो लेंथ मेजरमेंट में ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जिस फ्रेम से आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उस फ्रेम में आपको उस फ्रेम से आपको दोनों एंड को साइमल्टेनियस मेजर करना है, ठीक है। तो डेल्टा टी डैश क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब डेल्टा एक्स डैश जो भी आएगा, जो कि होगा x2 डैश माइनस x1 डैश, वो हमारा L होगा, L मान लेते हैं, ठीक है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, डेल्टा एक्स ये होता है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये तो एलटी हो गया, आईएलटी लगाएंगे ना। देखो, हाँ, अच्छा ये एल टी हो गया, क्योंकि आई एल टी क्यों लगा रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे एल टी ट्रांसफॉर्मेशन में देखो टी आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा टी के बारे में हमें नहीं मालूम है, लेकिन आई एल टी इसलिए जब लगाएंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ एक्स डैश आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ टी डैश आएगा, और डेल्टा टी डैश हमें मालूम है कि 0 होना चाहिए, तो इसलिए ये लगा रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स डैश प्लस बी बाई सी स्क्वायर इंटू डेल्टा टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स है एल नॉट, डेल्टा एक्स डैश एल है अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो एल का वैल्यू आ जाएगा एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये 1 से हमेशा कम होती है, इसीलिए जो ऑब्जर्व लेंथ आएगी वो एल नॉट से कम ही होगी, ठीक है ना। ऑलवेज हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। एक चीज और है, क्योंकि इस फॉर्मूले में भी और टाइम डायलेशन के भी फॉर्मूले में दोनों में बी पे स्क्वायर है। तो क्योंकि यहाँ पे बी पे स्क्वायर है तो ऑब्जर्व, चाहे मतलब ये रॉड आपकी तरफ आ रही हो या आपसे दूर जा रही हो, दोनों केस में कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी तरफ आ रही है तो कॉन्ट्रैक्शन की जगह इलॉन्गेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर है तो नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अगला टॉपिक देखते हैं। रवि कुछ तो ये हुआ, लेकिन इसमें एक छोटी सी ये गलती हो गई कि ये सी स्क्वायर नहीं होता है एल टी में, ठीक है, मतलब एक्स वाले में नहीं होता है, दूसरे वाले में होता है। फिर भी ये पार्ट 0 होना था, इसलिए गलती हो के भी ये सही आंसर आ गया, लेकिन ये गलती है तो गलती है, ठीक है। यहाँ पे बी टी डैश ही होता है, तो बी डेल्टा टी डैश आएगा, सी स्क्वायर नीचे नहीं होता है, क्योंकि देखो वी इंटू टी तो पोजीशन का मतलब वो बन जाएगा ना यूनिट, तो यहाँ सी स्क्वायर। अच्छा देखो, अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे रॉड रेस्ट पे थी और पर्सन मूव करता हुआ रॉड की तरफ जा रहा था, ठीक है। अब हम एक उल्टा केस लेके देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि
ऑब्जर्वर हमारा जो है वो रेस्ट में हो, ऑब्जर्वर हमारा मतलब एस जो है वो रुका हुआ है, ठीक है ना, और जो रॉड है वो बी स्पीड से इसकी तरफ मूव करती हुई आ रही है, यानी ये एस डैश, यानी जो रॉड है वो हमारी एस डैश फ्रेम हो गई, ठीक है। तो अब जो क्योंकि रॉड हमारी एस डैश फ्रेम में हो गई तो इसकी लेंथ जो एस डैश में होगी वो एल नॉट होगी, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स डैश जो होगा वो एल नॉट होना चाहिए और डेल्टा एक्स जो होना चाहिए वो एल होना चाहिए, ठीक है। अब हमने अभी क्या बताया कि जो भी ऑब्जर्वर इसकी लेंथ को ऑब्जर्व करेगा उसको इसके दोनों एंड को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम रेस्ट से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दोनों एंड को ये और ये इनको साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी हम इस लेंथ को ऑब्जर्व करेंगे। तो साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या कहेंगे कि डेल्टा टी अब जीरो होना चाहिए, डेल्टा टी डैश नहीं, डेल्टा टी अब जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम डेल्टा टी जीरो होना चाहिए, तो अगर हम ये वाला लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं जो कि है x इक्वल टू एक्स डैश माइनस बी टी, सॉरी एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस, हाँ एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी अपॉन रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसको डेल्टा इसका ले ले तो डेल्टा एक्स डैश इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस बी डेल्टा टी अपॉन रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा एक्स डैश हमारा क्या है, एल नॉट है और ये है एल और डेल्टा टी तो जीरो है अपॉन रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो एल इक्वल टू आ जाएगा एल नॉट अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो देखो सेम फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो चाहे रॉड रेस्ट पे हो, ठीक है, आप मूव करते हुए उसकी तरफ जा रहे हो तो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और अगर रॉड मूव करते हुए आपकी तरफ आ रही है आप रेस्ट में तो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। अच्छा देखो ये कॉन्ट्रैक्शन टाइम की तरह उल्टा नहीं आया है, जैसे टाइम डायलेशन में क्या किया था, इसीलिए तो जो लास्ट एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने थॉट एक्सपेरिमेंट किया था ट्विन पैराडॉक्स में, उसमें जब अर्थ को मोशन में ले रहे थे तो कुछ और मतलब इफेक्ट आ रहे थे, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे नहीं आते, इसलिए कोई लेंथ का पैराडॉक्स नहीं है, ठीक है, बात समझ रहे हो, कोई लेंथ का पैराडॉक्स नहीं है। फिर भी एक तो पैराडॉक्स इंसान बना ही लेता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जैसे एक पैराडॉक्स ये है कि एक रूम है, ठीक है, मान लेते हैं एक रूम है उसकी लेंथ है 1 मीटर और एक सीढ़ी है, ठीक है ना, मान लेते हैं, या कोई रॉड है उसकी भी लेंथ है 1 मीटर, तो ये इसमें फिट हो जाएगी आराम से, हो जाएगी ना। अब अगर कोई पर्सन इस पे बैठा हुआ है ना, और 20 स्पीड से मूव कर रहा है इसकी तरफ, तो क्या होगा, क्योंकि ये इंसान कोई पर्सन इसी रॉड पे बैठा हुआ है तो इसके लिए तो रॉड रेस्ट पे है, इसके लिए तो रॉड क्या है, रेस्ट पे है ना। तो इसके लिए तो रॉड की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, और ये जो रूम है ये इसकी तरफ 20 स्पीड से आ रहा है, क्योंकि स्पीड का काम रिलेटिव मतलब मोशन रिलेटिव होता है, भले ये 20 स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन जब ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो ये कहेगा कि हम रेस्ट पे हैं और ये 20 स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है, ठीक। तो जब ये 20 स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है तो इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जानी चाहिए, तो ये रूम छोटा हो जाना चाहिए। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो रॉड है ये इस रूम में फिट नहीं होनी चाहिए, बोलो। ए मान लेते हैं ये ए ऑब्जर्वर है, तो ए ऑब्जर्वर के लिए ये लेंथ इसमें फिट नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर कोई बी ऑब्जर्वर होगा जो कि रूम में होगा तो वो कहेगा कि क्योंकि सीढ़ी जो मेरी रॉड है वो 20 स्पीड से मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, और हम रेस्ट पे हैं और इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, अब ये छोटी हो जाएगी तो और ये लेंथ 1 मीटर रहेगी तो ये इसमें फिट हो जानी चाहिए। तो दो अलग अलग ऑब्जर्वर दो अलग अलग बातें कह रहे हैं, ठीक है ना। तो पैराडॉक्स अभी भी है, कोई ना कोई पैराडॉक्स बनाने को बना ही सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है कि रिलेटिविटी में घूम फिर के अब इसमें ये कोई नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। एब्सोल्यूट ट्रूथ दोनों एक्चुअल में दोनों ही बातें फॉल्स हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है मतलब दोनों ही बातें हम ये कह सकते हैं दोनों ही फॉल्स हैं और दोनों ही ट्रू है, बस दोनों का फ्रेम अलग अलग है, दोनों का नजरिया अलग अलग है, ठीक है ना। इसके लिए ये सच है कि ये रूम छोटा है और इसके लिए ये सच है कि ये रूम बड़ा और ये रॉड छोटी है, ठीक है ना।
तो यही रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी क्या है कि अलग अलग फ्रेम में जो चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है। अब हम्म, जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमें ऑब्जर्व हो रहा है, रेस्ट में जो लेंथ है 1 मीटर है, मूविंग में वो लेंथ मान लो 0.8 मीटर दिख रही है। तो अगर वो 0.8 मीटर दिख रही है तो हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट क्या है, ट्रुथ क्या है, कि वो 1 मीटर लेंथ है या 0.1 मीटर लेंथ, 0.8 मीटर है। ठीक है ना। हाँ तो ऑब्जर्वेशन डिपेंड करता है फ्रेम पे, यही आइंस्टीन की थ्योरी है। ठीक है, रिलेटिविटी की ऑब्जर्वेशन किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे। इसके लिए और इसके लिए। हाँ, ट्विन पैराडॉक्स में पैराडॉक्स इसलिए था क्योंकि जब ट्विन वापस आ रहा था और वापस आके रुक रहा था तब ये क्वेश्चन पूछ रहा था, क्योंकि अब दोनों सेम फ्रेम में आ गए ना रुकने के बाद। हाँ तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन यंग है कौन ओल्ड है। ठीक है। यहाँ पे दोनों ही मोशन में है, मतलब ये मोशन में है, तो जब ये मोशन में है उस दौरान ये पूछ रहा है कि ये मेरी रॉड इसमें फिट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, है ना। और वैसे ही यहाँ का पर्सन ये पूछ रहा है कि ये जो रॉड मूव करती हुई आ रही है इसमें फिट हो जाएगी। ये कह रहा है नहीं हो पाएगी, ये कह रहा हो जाएगी। तो ये दोनों ही आंसर अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए रिलेटिवली मोशन में। अगर ये दोनों ही रेस्ट पे आ जाए तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ट्विन पैराडॉक्स में ये दोनों का आंसर सेम नहीं हो रहा था, इसलिए वहां पे पैराडॉक्स था, यहाँ पे ये पैराडॉक्स नहीं है। क्लियर है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कोई पैराडॉक्स नहीं। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा जाता है, या आपको इंटरव्यू में या कोई और ऐसे आपको थोड़ा सा चेक करने के लिए पूछ सकता है कि आपने कितना समझा है इस चीज को। ठीक है। अमन, हाँ। दो बातें हैं। हम्म। एक जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप जाएं, ट्रेन खड़ी है काफी लंबी हाँ और दोनों ही रेस्ट पे हैं। हाँ लेकिन अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है आगे का जो हिस्सा है वो ऊंचा है हाँ। और जैसे जैसे पीछे चला जाता है तो ऐसा लगता है वो पतला होता जाता है। अब वो देखिए, वो अलग चीज है। जो तुमने एग्जाम्पल लिया उसका यहाँ पे रिलेटिविटी से कोई मतलब नहीं, और वो उसका नहीं, सी वो भी क्या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल है कि नहीं है, नहीं? बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, वो जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो वो सिंपल ऑप्टिकल इल्यूजन है और कुछ नहीं। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, सेम विड्थ का है। हम्म, ठीक है ना। हम्म, सेम विड्थ का है और तुम यहाँ पे हम्म, एज अ ऑब्जर्वर देख रहे हो। हम्म, ठीक है। तो तुम एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पे हो, तो तुम्हारे लिए हम्म, इस एंड का जो तुम्हारे आंखों पे विजुअल एंगल बनेगा, मान लेते हैं अल्फा। और हम्म, जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे उसके लिए जो तुम्हारे हम्म, आंखों में एंगल बनेगा, बीटा। तो हम्म, बीटा जो है ना वो अल्फा से कम होगा, हम्म, और दूर जाते जाते ऐसा ही ये कम होता जाएगा। इसीलिए तुम्हें ट्रेन का हम्म, शेप ऐसा दिखता है। हम्म, ठीक है ना। तो ये कोई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है। ये दूसरा सिर्फ विजुअल एंगल का दूसरा एग्जाम्पल। एक और पॉइंट है। हम्म। जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं तो क्या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है फिजिकली? देखो, मतलब उसका कोई क्वेश्चन यही है नहीं किस फ्रेम में हूं। अगर तुम रेस्ट, हमने क्या कहा, जो ये पर्सन है ए, उसके लिए हम्म, इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। ठीक। हम्म, इसके लिए ये रूम नहीं, छोटा है और ये रॉड इसमें फिट नहीं हो सकती। मैं ये चीज नहीं पूछना चाह रहा हूँ। देखो, एक्चुअली तुम ऐसा सोचना चाह रहे हो कि जैसे मान लो इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक। तो हाँ, जब ये रुकेगी तो क्या इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड ऑब्जर्व होगी, क्या कम हो हाँ, जाएगी? ये ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई चीज फोर्स से मूव कर रही है तो वो छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही, तो जब रुकेगी तो छोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नहीं होगा, इसलिए क्योंकि हमारी हैंड लेंथ हाइट या लेंथ थोड़ी छोटी हो जाती है जब हम हाँ। को कोई ऑब्जर्व करता है तो। नहीं नहीं, देखो हमारे लिए ऑब्जर्वेशन की बात ही अलग है क्योंकि हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक फ्रेम में है, रिलेटिविस्टिक फ्रेम में नहीं है, तो हम अपने ऊपर ये एग्जांपल्स नहीं लेंगे। लेकिन थ्योरी यहाँ पे ये कह रही, देखो क्वेश्चन ये है कि क्या ये रियल है या नहीं। रियल है हम्म आपके फ्रेम के लिए। अगर आपका फ्रेम ये है, ठीक है, हम्म, तो फिर ये रियल है कि हम्म, ये रूम छोटा है। ठीक है। अगर आपका फ्रेम ये है तो आपके लिए ये रियल है कि ये रूम बड़ा है और ये रॉड छोटी है। ठीक। दोनों ही अपने अपने फ्रेम में रियल है। बात समझ रहे हो। लेकिन कोई एक्चुअल ऐसा में थर्ड पर्सन नहीं है जो ये कह दे कि दोनों में एब्सोल्यूट रियल कौन है। एब्सोल्यूट रियल जैसी चीज नहीं है यहाँ पे, दोनों ही अपने अपने फ्रेम में रियल है। ठीक है। एब्सोल्यूट रियल हम्म, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन यही है कि हर फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी, उस पर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। बाकी हर चीज पे कंट्राडिक्शन है। ठीक है। बात समझ रहे हो। इवन ओके, इवन साइमल्टेनिटी जो है, पीछे भी हम बोल हम्म, रहे थे फिर से बोल देते हैं, जो साइमल्टेनिटी है, साइमल्टेनिटी मतलब कोई दो इवेंट हुई। ठीक है। हम्म, वो एक साथ हुई। ठीक है। हम्म, मान लेते हैं कोई दो इवेंट क्या हुई, एक साथ हुई। जैसे मान लेते हैं
किसी ने अ, जैसे मान लेते हैं हम कहीं खड़े थे और उसी समय कोई चीज गिरी, ठीक है, तो मेरे ऊपर ही गिरी आके, ठीक है। तो ये दो इवेंट एक साथ हुई कि हम खड़े थे, हमारे ऊपर एक ऑब्जेक्ट गिरा आके, किसी ने देखा। मूविंग फ्रेम में जरूरी नहीं कि ये साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व हो। मूविंग फ्रेम में ऐसा ऑब्जर्व हो सकता है कि हम खड़े थे, फिर हम चले गए, फिर ऑब्जेक्ट आके गिरा, या ऑब्जेक्ट पहले गिरा और फिर हम बाद में खड़े हुए, ऐसा भी हो सकता है। साइमल्टेनिटी जो होती है वो, अच्छा हाँ, साइमल्टेनिटी, मूविंग फ्रेम में साइमल्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। या ये कह दो कि जो नॉन रिलेटिविस्टिक फ्रेम है, मतलब जो हम देखते हैं, जैसे हमने देखा कि कोई इवेंट एक साथ हुई, दो चीजें एक साथ हुई, कि तो कोई और कहेगा, वो भी अगर सेम चीज देख रहा हो तो वो भी यही कहेगा कि हाँ ये दो इवेंट्स एक साथ हुई, यानी ये इवेंट साइमल्टेनियस है। लेकिन मूविंग फ्रेम में साइमल्टेनिटी एब्सोल्यूट नहीं होती है। मतलब अगर कोई चीज, कोई दो इवेंट एक साथ हो रही है किसी फ्रेम में, तो दूसरे मूविंग फ्रेम के लिए हो सकता है, खासतौर से हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी में बात कर रहे हैं, वो दो इवेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जो साइमल्टेनिटी है उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये एक मतलब पॉइंट है, ठीक है ना, कि ऑर्डर बदल जाए। ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए, मेरे हिसाब से ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए, कैलकुलेशन करके एक बार देख भी लेंगे, लेकिन ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो साइमल्टेनिटी एक वो नहीं है। जैसे इसको समझाने के लिए पता है, अ, एक बुक थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, रुको हम नाम सर्च करके बताते हैं। तो बुक का नाम तो नहीं मिल रहा है हम, लेकिन एग्जाम्पल मुझे याद है। तो जैसे उस बुक में एक बुक है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, हम बताएंगे। तो उसमें क्या किया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन किया गया है उसमें कि जो जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हमको डायरेक्ट नहीं समझ में आते इक्वेशंस में, थ्योरी में, उनके लिए उसमें एग्जाम्पल्स दिए गए। जैसे रिलेटिविटी में है साइमल्टेनिटी, साइमल्टेनियसली एब्सोल्यूट फिनोमिना नहीं है। मतलब अगर कोई एक इवेंट, कोई दो इवेंट एक साथ होती हैं और वो रेस्ट फ्रेम में अगर वो साइमल्टेनियस ऑब्जर्व हो रही, तो जरूरी नहीं वो मूविंग फ्रेम में साइमल्टेनियस ऑब्जर्व हो। इसके लिए एक एग्जांपल दिया गया है उस बुक में कि एक जो है वो होता है, मतलब एक ट्रेन होती है और उस ट्रेन में एक मर्डर हो जाता है, ठीक है। और एक्चुअल में वो उस बुक में ऐसा हाइपोथेटिकल माना गया है कि जो हाँ, जब ये और ट्रेन, हमको लग रहा है कि हम सुने हैं। अच्छा, तो ये जो उस बुक में ये दिखा माना गया है कि जब ट्रेन वगैरह, मतलब वो ऐसा वर्ल्ड है, वो एक अलग ही वर्ल्ड है, दुनिया वो अलग है थोड़ी सी। वहां पे जो ट्रेन चलती है वो भी रिलेटिविस्टिक स्पीड से चलती है, ठीक है। तो एक ट्रेन में एक मर्डर हो जाता है और उस मर्डर को एक पर्सन प्लेटफॉर्म से ऑब्जर्व करता है। जब ट्रेन सामने से निकलती है तो प्लेटफॉर्म से ऑब्जर्व करता है उस मर्डर को, और वो पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। और पुलिस को बता देता है कि ये फला फला पर्सन, मैंने देखा था कि ये वहां पे खड़ा हुआ था जब, मतलब ये पर्सन उसके ही बगल में खड़ा हुआ था जब वो मर के गिरी, या वो गिरा जो भी है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जस्ट उसके बगल में खड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसने ही इसको मारा होगा, ठीक है। तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो फिर क्या होता है कि उसमें दूसरा पर्सन आता है और वो एक्सप्लेन करता है कि देखो, जो साइम, क्योंकि इसने जो ऑब्जर्व किया, जो आपका मतलब जो एविडेंस दे रहा है, ठीक है ना, जो आपका उसे क्या बोलते हैं, गवाह है, वो प्लेटफॉर्म से ऑब्जर्वेशन ले रहा है और प्लेटफॉर्म रेस्ट फ्रेम में है, जबकि ट्रेन मूविंग फ्रेम में है। और जो साइमल्टेनिटी होती है, ठीक है ना, वो साइमल्टेनिटी एब्सोल्यूट फिनोमेना नहीं है। ऐसा हुआ होगा कि जब वो, ऐसा हो सकता है हुआ हो, या हुआ ही होगा कि जब वो पर्सन मरा होगा उस समय वो पर्सन वहां नहीं था, ठीक है, वो पर्सन बाद में वहां आया, ठीक है। वो ट्रेन के फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऐसा हुआ कि ये दो इवेंट अलग अलग हुई, उस इंसान का मरना और दूसरे का वहां पे आना, ये दो इवेंट अलग अलग हुई। लेकिन क्योंकि ये इस स्पीड से मूव कर रही है और ये ऑब्जर्वेशन रेस्ट फ्रेम से ले रहा है, इसलिए इससे ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस लग रही। जो इवेंट रेस्ट के लिए साइमल्टेनियस है वो मूविंग फ्रेम में एक्चुअल में साइमल्टेनियस नहीं है। इसलिए इस एविडेंट को हम कंप्लीट एविडेंट नहीं मान सकते हैं इसको, मतलब वो करने के लिए, क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है उस बुक में, ठीक है। ऐसे करके उस बुक में कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है, जिनको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए भी वहां पे सिंपल एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जैसे हम दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं, अब अगर हमारा कोई फ्रेंड आया और वो हमें कॉल कर रहा है बाहर से, हम दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी
आवाज तो सुन लेते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जो हमारे दरवाजे के एजेस हैं वहां से साउंड आराम से क्या हो जा रही है, बेंड हुई जा रही है, क्योंकि साउंड की जो लेकिन वेवलेंथ है लाइट वो नहीं हो अलग पा है, रही है। लेकिन लाइट नहीं हो पा रही है। तो ऐसे कुछ करके कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें ये दिखाया गया कि अगर हम ऐसे वर्ल्ड में होते जहाँ पे मतलब जो दरवाजे होते हैं उनके एजेस इतने शार्प होते हैं कि लाइट का वेवलेंथ उनके कंपेरेबल होता, तो हम दरवाजे के पीछे छुपे भी होते तब भी हम अपने फ्रेंड को देख भी पाते और सुन भी पाते, ठीक है ना, छुप के भी। तो इस तरीके के उसमें एग्जाम्पल दिए हैं। बुक का नाम याद आएगा तो देखना पड़ना है, ऐसे ही फन बुक है, अच्छी है। किसी उसने ही लिखी है, मतलब किसी फिजिसिस्ट ने ही लिखी है, फिजिक्स को इजी करने के लिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है वो दोनों फ्रेम में सेम होगा, ठीक है, चाहे आप रेस्ट से उसको ऑब्जर्व करो चाहे वो मोशन से ऑब्जर्व करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोनों अलग अलग क्यों हो रहा है इस एग्जाम्पल में? क्योंकि यहाँ पे हम दो अलग अलग लेंथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। भाई जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो इस रूम की लेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और ये इंसान इस रॉड की लेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए ये दोनों लोग अलग अलग रिजल्ट बता रहे हैं। ये कह रहा है कि ये रूम छोटा है और मेरी ये रॉड लंबी है, ये इसमें फिट नहीं होगी, जबकि ये कह रहा है कि ये रॉड छोटी है, रूम बड़ा है और ये इसमें फिट हो जाएगी। तो ये क्योंकि ये दोनों लोग अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं अलग अलग फ्रेम से, इसलिए ये लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जबकि अगर एक ही रॉड है, उस रॉड को वो मूव करते हुए आपकी तरफ आ रही है तो भी आपको कॉन्ट्रैक्शन ही दिखेगा, और अगर आप मूव करते हुए रॉड की तरफ जा रहे हैं तो भी आपको कॉन्ट्रैक्शन ही दिखेगा। तो इस केस में, दोनों केस में आप रॉड को ही ऑब्जर्व कर रहे हो, इसलिए इस केस में दोनों आंसर सेम है, ठीक है ना। तो ये ना सोचना कि ये वाला इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है या इसमें ये पैराडॉक्स है, ठीक है, ये पैराडॉक्स नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ इसलिए है क्योंकि रिलेटिविटी ही कहती है कि अलग अलग फ्रेम में चीजें क्या होती हैं, अलग अलग ऑब्जर्व होती हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो होगा ही, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी हमने पीछे देखा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन L इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूले को डराइव करने के लिए हमने ऑल मोशन एक्स डायरेक्शन में लिया, वाई डायरेक्शन में क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑलरेडी हमने पीछे डराइव किया था कि अगर एक्स डायरेक्शन में बॉडी मूव कर, मतलब अगर फ्रेम एस डायरेक्शन में मूव कर, एक्स डायरेक्शन में अगर फ्रेम मूव कर रहा है, मतलब एस है और एस डैश है, तो एस डैश जो है वो बी स्पीड से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वाई डैश और वाई बराबर रहते हैं। तो अगर वाई डैश और वाई बराबर रहते हैं, इसका मतलब है कि वाई डायरेक्शन में लेंथ में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कोई चेंज इन लेंथ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे लेंथ ऐसे दे रखी है, तो इस लेंथ को हम दो पार्ट में वो कर सकते हैं रिजॉल्व। इस डायरेक्शन में जो लेंथ होगी वो होगी 1 cos 60, ठीक है, जो कि हो जाएगी तुम्हारी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और दूसरी जो आएगी इसका रिजोल्यूशन पार्ट, वो कुछ इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, और ये आएगा 1 sin 60 आएगा ना। अब इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन से 1 cos 60 की डायरेक्शन में आएगा। तो जब हम L इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये लगाएंगे, ठीक है, तो जो L मतलब यहाँ पे L कहना चाहिए मुझे, ये x डायरेक्शन में, तो एल एक्स जो आएगा वो आएगा L नॉट कितना है 1 cos 60 यानी 1/2 अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर कितना है, ये 0.64 सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये सॉल्व करके 0.36 आएगा ना। तो हाँ 0.36 आएगा, तो बाहर आ जाएगा 0.6 0.3, ठीक है। लेकिन ये जो चेंज आया ये x के लॉन्ग आया, और लेंथ y के लॉन्ग जो थी वो वही रहेगी जो थी पहले, ठीक है ना। वो कितनी थी, √3/2 थी, ठीक है। तो जो ओवरऑल इफेक्टिव लेंथ हमें दिखाई देगी वो क्या होगी, वो होगी इन दोनों का स्क्वायर का सम, बोलो होगी ना। तो जो इफेक्टिव लेंथ दिखाई देगी वो हो जाएगी 0.3 का स्क्वायर यानी 0.09 प्लस 3/4, और इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, बोलो। अच्छा, इसका एक और तरीका ये है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ना करना चाहें तो इसका एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि ये फॉर्मूला लगाना है L इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट वन माइनस बी पैरेलल का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। इसमें बी पैरेलल क्या है, बी पैरेलल वेलोसिटी कंपोनेंट है अलोंग
लेंथ, ठीक है ना, हम्म वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग। तो हम अगर हमने क्या किया, लेंथ को रिजॉल्व किया, लेंथ को रिजॉल्व ना करके वेलोसिटी को अगर रिजॉल्व करते तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, ये थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है। तो दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला अगर लगा रहे हैं तो एल इक्वल टू एल नॉट कितना है, 1 माइनस, और बी पैरेलल कितना है, तो वेलोसिटी अलोंग लेंथ कितनी है, तो लेंथ एक्चुअल में ये है, और इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाले तो आएगा 0.8 c cos 60 आएगा ना। हम्म तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 c cos 60, जो कि 1/2 होता है का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो एल आ जाएगा हमारा अंडर, ये तो 1 ही है, 1 माइनस ये हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा, ये 0.4 आएगा, 0.4 का स्क्वायर 0.16 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी एल हमारा आ जाएगा, जो भी आएगा कैलकुलेट करके। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये दो तरीके हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, हमेशा जो वेलोसिटी है ना उसको लेंथ के क्रॉस अलोंग रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो लेंथ के क्रॉस वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी होंगी, एक लेंथ के क्रॉस और एक लेंथ के परपेंडिकुलर। तो जो लेंथ के परपेंडिकुलर होगी उससे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और लेंथ के अलोंग जो होगी उससे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। इस पहला तरीके यही से किए थे तो मेरा, लेकिन गड़बड़ ये कर दिए थे कि 1/2 को अंडर क्या कहता होल स्क्वायर के अंडर हमने में लिए थे, तो वैल्यू हाँ, गड़बड़ा गई थी। हम्म, हमने यही वी पैरेलल लेके किया था, 0.91 आ रहा है तो वैसे भी 0.91 ही आ रहा है, और ऐसे वाला जो अलग अलग करके करेंगे तो जो अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो भी 0.91 ही आ रहा है। हाँ वो तो हम कह ही रहे थे, दोनों तरीके सेम आएगा, लेकिन ये हाँ, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो टाइम नहीं हमने ऐसे ही लगेगा, वाला किया था। ठीक हम है। भी यही सोचे थे, भले सॉल्यूशन में गड़बड़ होता लेकिन ये इजी लग रहा था। ठीक ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या आता है, हम क्वेश्चन का फॉर्म बता देते हैं क्या आता है, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक ठीक। है। फॉर्म बता देते हैं और फॉर्मूला भी बता देते हैं। तो देखो, ठीक। अब इसी में हमने एक क्वेश्चन उस दिन बोला था कि जैसे एक रॉड है, मान लेते हैं कि उसकी कुछ लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, और उस पर चार्ज है 2 किलो। तो इसकी इस समय जब ये रेस्ट पे ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी गामा कितनी होगी, बताओ। 2/1 यानी 2 किलो पर मीटर होगी ना। हम्म। अब कोई ऑब्जर्वर है, उसकी तरफ ये मूव करती हुई जा रही है। हम्म। अब जब ये इसकी तरफ मूव करती हुई जा रही है तो हम पूछें कि अब इस ऑब्जर्वर को इसका मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी गामा डैश कितना ऑब्जर्व होगा, ये बताइए, ठीक है। बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा, हम्म। अब तुमको अभी पीछे हम बता भी चुके हैं वैसे ये बात, कि हम्म। यहाँ पे क्या है, मोशन जब हो रहा है रॉड का तो दो चीजें मूव कर रही है, लेंथ भी मूव कर रहा है और चार्ज भी मूव कर रहा है, हम्म। ठीक है। लेकिन हमने लास्ट टाइम पे ऐसे ही बताया था कि चार्ज जो होता है ना, वो क्या होता है, इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है, जस्ट लाइक स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। हम्म। हर फ्रेम में वो सेम ऑब्जर्व होता है। तो इस ऑब्जर्व पर्सन के लिए चार्ज 2 कूलम ही रहेगा, लेकिन लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ लगा के नई लेंथ निकाल लो और उससे जो है नई चार्ज डेंसिटी पता चल जाएगी। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, कभी कभी ये देता है, देखो कभी कभी ये दे देता है कि एक सर्कल है, वो आपकी तरफ मूव करते हुए आ रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है, वो इलिप्स। इलिप्स दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसकी दो, मान लेते हैं एक ये डायमीटर और एक ये डायमीटर है, एक्स के लॉन्ग और ये वाई के लॉन्ग। तो जो एक्स के लॉन्ग डायमीटर है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो Shrink जाएगी, कर और जो जाएगी। वाई के लॉन्ग है वो वही रहेगी, तो एक आपको इलिप्स दिखेगा। तो चार ऑप्शन दे सकता है कि इलिप्स कैसा वाला दिखेगा, ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा या सर्कल ही रहेगा, है ना, या ऐसा दिखेगा, ऐसे करके, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये रह सकता है कि जैसे एक रेक्टेंगल है, अब वो रेक्टेंगल आपको आपकी तरफ आ रहा है v स्पीड से, उसकी लेंथ l है, विड्थ p है, या आपको इस रेक्टेंगल का एरिया ही सीधे सीधे बता दिया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इसका एरिया अगर रेस्ट में a है तो मूविंग फ्रेम में कितना होगा, a डैश बताना हट जाएगा। है ना। हाँ, तो घट जाएगा कैसे, क्योंकि लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आएगा लेकिन इस विड्थ में इसी में नहीं कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगी। आएगा, ठीक है। अब इसमें अगर वेलोसिटी एक पर्टिकुलर ऐसे दे दे, इस डायरेक्शन में दे दे, तो क्या होगा, तो फिर दोनों तरफ दोनों इधर भी चेंज कंपोनेंट आएगा और में इधर हो भी, जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी में दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना, तो इसमें भी चेंज आएगा और इसमें भी चेंज आएगा। तो उस केस में तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ए डैश इक्वल टू ए नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी पैरेलल का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? हम्म बोलो, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा काम करेगा एरिया के केस में। समझ आ गई बात? हम्म हम्म।
सेम केस अगर कोई क्यूब हो या क्यूबॉइड हो या कोई भी शेप हो और उसका कुछ वॉल्यूम है भी और वो मूव कर रहा है, देखो वॉल्यूम वाले केस में ये किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं कि ये स्पेसिफिक एक्स, देखो यहाँ पे वी पैरेलल आ रहा है, पीछे भी लेंथ में भी वी पैरेलल लिया था, मतलब क्योंकि लेंथ के अक्रॉस मूव करना जरूरी था, यहाँ भी इस किसी एक लेंथ के अक्रॉस हमको लेना जरूरी है, ठीक है, तो वी पैरेलल आ रहा है। लेकिन अगर वॉल्यूम के केस में पूछा जाए तो सीधे अगर आप जो है देखो, अगर आप इसको क्वेश्चन ट्रेडिशनली करने आओगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें 3 लेंथ है, एक एक्स वाई जेड, ठीक है ना, और अगर आपको ऐसे वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे दिया ना, तो फिर वेलोसिटी का हर डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालोगे कि एक्स में वो परपेंडिकुलर है या नहीं है, वाई में और जेड में, और फिर दो हर में डायरेक्शन निकालना में, पड़ेगा, एक में नहीं निकालना पड़ेगा। है ना, हर डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन निकालोगे तो बहुत टाइम आएगा, ठीक है। तो इसके मुकाबले ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, v इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसमें वेलोसिटी डायरेक्ट रखनी है और कोई कंपोनेंट भी नहीं लेना है कि v पैरेलल लें या v ऐसा कुछ नहीं लेना है, डायरेक्ट वेलोसिटी रखनी है, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये डायरेक्ट इसमें काम करेगा। जैसे कोई स्फेयर है और वो स्फेयर मूव करता हुआ आ रहा है और आपसे पूछा गया कि इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ये आ जाएगा सर। कोई क्यूब है वो मूव करता हुआ आ रहा है और उसमें ये कह दे कि इसकी जो मोशन है ये किसी एक साइड से 30 डिग्री पे है, कोई मतलब नहीं है, बस ये लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हम्म, तो ये ध्यान रखना। ओके, अच्छा, इसको मिटाएं हम। हम्म, ओके, एक चीज और देख लेते हैं इसी में साथ ही साथ। देखो, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एस रेस्ट फ्रेम है और इसमें कोई रॉड है ऐसे, उसका एंगल ये थीटा है, थीटा एंगल पे कोई रॉड रखी हुई है और कोई दूसरा पर्सन है एस डैश फ्रेम से, वो v स्पीड से मूव करते हुए इस रॉड की तरफ आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि इसके एंगल में क्या चेंज ऑब्जर्व होगा या होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, अगर इसकी लेंथ पहले l थी तो इसका l का एक कंपोनेंट होगा l cos थीटा होगा हम्म, और एक कंपोनेंट होगा l sin थीटा, ठीक। अब s डैश के मोशन की वजह से l cos थीटा में कोई चेंज नहीं है, l sin थीटा में सॉरी कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा? और एस डैश के लिए अगर हम देखें तो एल साइन थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि v जो है ना वो एल साइन थीटा के परपेंडिकुलर है, ठीक। जबकि एल कॉस थीटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी? क्योंकि एल कॉस थीटा क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगी? क्योंकि v और एल कॉस थीटा जो लेंथ है वो सेम डायरेक्शन में, पैरेलल। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होके कितनी हो जाएगी? तो ये अगर ठीक से निकालें तो ये गामा टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। गामा एल कॉस थीटा, गामा एल कॉस थीटा का मतलब क्या है? देखो, एल इक्वल टू क्या लगा रहे हैं, सॉरी गामा एल कॉस थीटा नहीं, पहले हम बता देते हैं। एल इक्वल टू क्या लगा रहे हैं हम? एल इक्वल टू लगा रहे हैं एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पीछे हमने क्या किया था, जब हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन किया था तो एक्चुअल में हमने इसको कहा था अल्फा 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कहा था। हम्म, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जनरली बहुत से क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको गामा यूज कर बोलते हैं, ठीक है। और आप कभी गामा आ जाए और जनरली कुछ ना लिखा हो तो ये भी समझ सकते हो कि ये यही है, ठीक है। ऐसा ठीक है। नहीं है कि अल्फा, देखो नोटेशन तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम जिन बुक्स में ज्यादातर देख रहे हैं उसमें क्या है, गामा बार बार इसको लिखा गया, ठीक है। तो गामा लिख दे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, या अल्फा लिख दे कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो अल्फा माना तो अल्फा भी लिख सकते हैं, तो कहो चाहे गामा कहो या अल्फा कहो एक ही बात है। लेकिन हाँ, अल्फा और गामा वहां पे सेम नहीं थे, वहां पे अलग अलग थे, ठीक है ना। उस डेरिवेशन में आपको अपने अकॉर्डिंग नोटेशन यूज करने हैं, ठीक है। तो चाहे गामा कहो चाहे, तो अगर हम इसको डायरेक्ट चाहे तो इसको शॉर्ट में ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये गामा होता है, ये 1 अपॉन में, मतलब 1 अपॉन के साथ ये गामा होता है। तो अगर एल इक्वल टू एल नॉट करके फॉर्मूला है तो इसमें हम लिख सकते हैं नीचे क्या है, गामा है, गामा की वैल्यू जब ये रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, बोलो। हम्म, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, पूरा फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी गामा फैक्टर से, तो ये लेंथ हो जानी चाहिए एल कॉस थीटा बाई गामा हो जानी चाहिए। हम्म, अब क्योंकि अब जो एंगल दिखना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें, देखो पहले एंगल ऐसा था थीटा, अब ज्वाइन करेंगे, ठीक है।
तो जो ये एंगल दिखाई देगा हमको वो मान लेते हैं थीटा डैश है। अब ये थीटा डैश ना थीटा से ज्यादा होगा, थीटा डैश जो होगा वो थीटा से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये लेंथ कम हो गई ना। तुम ये सोचो, ये पहले ऐसे रॉड थी, अब जब ये लेंथ कम होगी, ये लेंथ कम होगी, ये लेंथ जब कम होगी तो ये रॉड थोड़ा ऊपर की ओर उठेगी, है ना। जब ये लेंथ हाँ कम होगी तो ये रॉड ऊपर, यानी ये एंगल बढ़ेगा, तो ये थीटा डैश बढ़ जाएगा। अब तुम चाहो तो ये थीटा डैश और थीटा में रिलेशन भी निकाल सकते हो। भाई टैन थीटा डैश का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? टैन थीटा डैश का फॉर्मूला ये परपेंडिकुलर एल साइन थीटा अपॉन बेस एल कॉस थीटा बाई गामा होना चाहिए। एल एल कट जाएगा तो टैन थीटा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा tan ऊपर आ थीटा जाएगा, अपॉन गामा। गामा टैन थीटा हो जाएगा। बोलो अच्छा गामा tan थीटा सही। ठीक है ना। या आप ये कह सकते हो कि थीटा डैश जो आएगा वो टैन इनवर्स गामा टैन थीटा आ जाएगा। तो सेम गामा लेंथ थीटा भी कॉन्ट्रैक्ट, तो हो सकता है। हाँ अच्छा नहीं ठीक है। ठीक है। तो सेम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला जो फिनोमिना है उससे अलग अलग चीजें, एरिया में चेंज, वॉल्यूम में चेंज और एंगल में चेंज, ये सब चीजें पूछ सकता है। अब ये अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ ले तो इसमें कोई बहुत कठिन नहीं पूछेगा कि यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो पूछ रहा है, ठीक है। हाँ क्योंकि देखो हम्म हम ये कह रहे हैं कि जैसे tan इनवर्स गामा tan थीटा आया है, हम्म। गामा कांस्टेंट है तो बाहर जाके tan इनवर्स tan थीटा tan सिर्फ थीटा नहीं हो सकता है, गामा थीटा वैल्यू। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बताओ? टैन टैन टू थीटा का दिख रहा फॉर्मूला है। होता था, याद है कि नहीं याद है? अच्छा हाँ तो टैन में टू कांस्टेंट की हाँ तरह हाँ बाहर थोड़ी हाँ ना लिखा था। सेम टैन इनवर्स के साथ है। इनवर्स और ये सब फंक्शन लॉग एक फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर अगर कोई हाँ कांस्टेंट है हाँ तो बाहर ठीक। थोड़ी ना आ जाएगा। हाँ कोई ये ऑपरेटर होता कि ये इंटीग्रल है या डिफरेंशिएशन है, और वो ऑपरेटर क्या करता, ऑपरेटर उसको जो है मतलब ऑपरेटर के केस में हम कहते हैं कि हाँ ये ऑपरेटर इस कांस्टेंट पे ऑपरेट नहीं होगा तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक। ओके ठीक है। तो ये हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया। आगे का जो टाइम है, ठीक है, आगे हम नेक्स्ट ही उस पर आगे बात करते हैं। आज हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे ही रह पाए, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने इसमें नोट कर लिया है। नेक्स्ट हम मोमेंटम पे देखेंगे कि मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज करके ये निकालेंगे कि मास में चेंज आता है ना, एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वो कैसे आता है, हाँ ठीक है। और दो तीन डेरिवेशन है वो लगातार हो जाएंगे, तो सब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ओ बाय।